एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ पर मैं क्लास 12th का चैप्टर 1 एनपीओ पढ़ाने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बताऊंगी। इसके दो पार्ट में पहले बना चुकी हूँ, जिसके पार्ट 1 में मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा इंट्रोडक्शन समझाया था। सेकंड पार्ट में रिसीप्ट एंड पेमेंट के बारे में बताया था, और मेरे इस पार्ट में मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा हमारे पार्ट 2 वीडियो में। अब यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाले हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। आपने क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, लेकिन यहाँ पर हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात हम यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनपीओ एक ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसे अपना फाइनल अकाउंट तैयार करना पड़ता है। यदि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम देगी तो क्या होगा? ये तो फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती है। यहाँ पर जितनी भी उसे इनकम होती है, जैसे उसे डोनेशन मिल गया, जो कोई आया दान दे गया, उसे वो इनकम समझती है। और जो उसे खर्चे होते हैं, सपोज उसका एक स्कूल है, उसे डोनेशन मिलता है और वो उसका खर्चा करती है वहाँ बेंचेस लगाने में, वहाँ के टीचर्स को देने में, तो वो खर्चे हो गए। तो जब क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार होता है, इनकम ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं, तो क्या लिखते हैं हम? सरप्लस। लेकिन यदि खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो हम क्या लिखते हैं? डेफिसिट। मतलब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड का यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हम सरप्लस एंड डेफिसिट वर्ड का यूज़ करते हैं। इसकी सहायता से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है उस अकाउंटिंग पीरियड का। सेकंड क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ द नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन द एक्यूरल बेसिस। मतलब जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी आय है उनके आधार पर ये तैयार किया जाता है। इट रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ रिवेन्यू नेचर। रिवेन्यू नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में की जाती है। करेंट अकाउंटिंग पीरियड वेदर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड विच द बुक आर मेंटेन। मतलब जो उसी साल के जो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड खर्चे हैं उनको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। डेबिट साइड में सारे खर्चों को लिखा जाता है एंड क्रेडिट साइड में इनकम को लिखा जाता है। यदि बैलेंस ज़्यादा होता है खर्चों का तो हम क्या लिख देते हैं? सरप्लस। यदि वहाँ का कम होता है तो हम डेफिसिट लिख देते हैं। इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चों तैयार होता है। अब इसे तैयार करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जिन्हें मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये पॉइंट्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रूप में आता है। मतलब आपको क्वेश्चन में दिया रहता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें उसे अच्छे से देख लेना है। फिर क्या करना है? एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, कैश, बैंक, दे आर नॉट इनकम। मतलब जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसमें जो बैलेंस दिया होता है, कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उनको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एक्सक्लूड द कैपिटल रिसीप्ट। अब ये क्या होती है मैडम? कैपिटल रिसीप्ट मतलब जो हमें कैपिटल के रूप में मिली हैं उन्हें हमें छोड़ देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उन्हें नहीं लिखना है। वो क्या क्या होती हैं? जैसे लाइफ मेंबरशिप फ़ी। अब ये वर्ड तो छोटा सा है, लेकिन साथ में मैं इसको आपको इसका मीनिंग भी बताती जाऊंगी। क्या होता है? जैसे कोई एनजीओ स्टार्ट होता है, वो क्या करता है?
सभी लोगों को जो डोनेट करना चाहते हैं उन्हें अपना मेंबर बनाने की कोशिश करता है। तो वो क्या कहता है कि आप एक बार डोनेशन दीजिए, चाहे आप 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, और लाइफ टाइम के लिए एनजीओ के मेंबर बन जाइए। तो ये एक तरह से अपने एनजीओ को प्रमोट करने का एक तरीका होता है। तो उसमें क्या होता है, उसको पैसा तो मिलता है। सपोज मैं हूँ, मैंने एक बार 10,000 रुपये दिए, उसके बाद मैंने कभी डोनेशन नहीं दिया, लेकिन मैं उस एनजीओ की मेंबर बन गई, तो उसे क्या कहेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी। ये क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट होती है। इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट होती है लेगेसीज। लेगेसीज वर्ड बहुत भारी वर्ड है, आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मैंने ये लिखा है अपनी वसीयत में कि जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बाद ये सारा पैसा डोनेट कर दिया जाए किसी एनजीओ को, किसी स्कूल को। यदि मैं नाम मेंशन करना चाहती हूँ तो वो मैं नाम मेंशन कर दूँगी। इसी तरह बहुत सारी एनजीओज होती है जिन्हें लेगेसीज मिलती हैं, लोग डोनेट करके छोड़ के चले जाते हैं, उनको भी कैपिटल रिसीप्ट माना जाता है और उनकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं की जाती है बच्चों। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक डोनेशन। कुछ लोग आते हैं, जैसे मेरा एक स्कूल है जिसमें मैं एनजीओ है वो स्कूल के रूप में मैं चलाती हूँ। कोई व्यक्ति आया, वो बोला यार आपका स्कूल इतना अच्छा चल रहा है लेकिन आपके स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, आप अपने बच्चों को कंप्यूटर की भी शिक्षा दीजिए, तो मैं आपको 25,000 रुपये दे रहा हूँ, आप यहाँ पर कंप्यूटर लगाइए। मतलब उसने नाम बोल के ये 25,000 रुपये दिए हैं कि मैं कंप्यूटर लगाने के लिए आपको ये डोनेशन दे रहा हूँ। तो उसे क्या कहेंगे, हम स्पेसिफिक डोनेशन कहेंगे, जिसकी एंट्री एक्सक्लूड कैपिटल रिसीप्ट में हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट होता है सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि हम किसी चीज़ को सेल कर देते हैं, किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं, तो उसको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये जो 4 चीज़ें हैं जो कैपिटल रिसीप्ट होती है, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। अब क्या होती है एक्सक्लूड, और एक चीज़ को छोड़ा जाता है, कैपिटल पेमेंट को। जितनी भी कैपिटल पेमेंट होती है उनको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता। जैसे परचेज ऑफ एसेट्स, हमने कोई चीज़ खरीदी, हमारे स्कूल के लिए हमने फर्नीचर खरीदा, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, उसको हम नहीं लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, जो हमारा एनजीओ हो उसमें यदि हम किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उसको भी हम इसमें नहीं लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है कंसीडर ओनली रेवेन्यू रिसीप्ट। जैसे जनरल डोनेशन, कोई आया ऐसे ही आके 5,000 रुपये दे के चला गया, तो ये क्या हुआ, जनरल डोनेशन हुआ ना। उसने मेंशन नहीं किया। स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है, उसने मेंशन किया था कि भैया ये हम कंप्यूटर खरीदना है आपको, ये हम जो डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन ये जनरल डोनेशन है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे क्योंकि ये जनरल डोनेशन है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों, कुछ लोग होते हैं जो हर मंथ किसी एनजीओ में डोनेशन देते हैं। जैसे हम होते हैं ना, नेटफ्लिक्स चलाते हैं, हॉटस्टार चलाते हैं, तो हम हर मंथ उसका पेमेंट करते हैं। तो इसी तरह से ये होता है सब्सक्रिप्शन। इसमें एनजीओ को मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर डोनेशन मिलता है, जिसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड सैलरी रिसीव्ड। ये सारी चीज़ें यदि हमें रिसीव्ड होती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड। इनकी एंट्री हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करनी ही है। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। यदि कोई पुराना न्यूज़पेपर है उसको बेच दिया, उससे हमें पैसा मिला है, तो उसे भी हम रेवेन्यू रिसीप्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, टेक द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, टैक्स पेड, रेंट पेड, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है ऑनरेरियम। आपके लिए बिल्कुल नया सा वर्ड है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं। जैसे आपका एनजीओ है, आप वहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। कहते हैं ना, हमारे स्कूल में साहब वो एक्टर आया था, हमारे स्कूल में वो लीडर आए थे। तो आप अपने एनजीओ के प्रमोशन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाते हो अपने स्कूल के बच्चों से मिलवाने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, जो बहुत फेमस है। अब जब वो जाता है तो आप उसे एक लिफाफा देते हो। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको जाते समय एक लिफाफा देते हैं ना, उसमें हमने सपोज उसे 5,000 रुपये दिए, तो ये हमारा एनजीओ का तो खर्चा हो गया ना, कि हमने उसके सत्कार में उसको 5,000 रुपये दिए हैं। तो उसकी एंट्री भी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करनी ही है बच्चों, ठीक है ना। मतलब जितने भी कैपिटल
रिसीप्ट हैं और जितने भी कैपिटल पेमेंट हैं इनको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखना है, लेकिन जितने भी रेवेन्यू रिसीप्ट हैं, वो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, इनको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना ही है। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम नॉट अपेयरिंग द रिसीप्ट, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो एडजस्टमेंट कहलाती हैं, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दी होती हैं, नीचे दी होती हैं, एडजस्टमेंट होती हैं, जिनकी एंट्री हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ध्यान से करनी होती है। यदि हम भूल जाते हैं तो क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है, हमारा आंसर सही नहीं आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है पहला। यहाँ पर सिर्फ आज मैं 2 क्वेश्चन बताने वाली हूँ ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन क्या है, फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 ऑन अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब फीस कलेक्ट हुई, कितनी हुई, 5,20,000 रुपये। अब हमने देखिए यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहाँ एक्सपेंडिचर लिख दिया, यहाँ पर इनकम लिख दी बच्चों। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकम साइड की चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले फीस कलेक्टेड 5,20,000, जिसमें प्रीवियस ईयर के 80,000 थे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर की एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो 5,20,000 है उसमें से 80,000 रुपये माइनस कर देंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है, फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000, उसमें जो आउटस्टैंडिंग फीस है उनको हमें प्लस करना होता है, तो हमने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो फीस है 30,000 उसको प्लस कर दी, तो क्या आया 4,70,000, जिसे हम इनकम साइड लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, सैलरी पेड, हमने सैलरी दी। अब हमने कितनी सैलरी दी, 68,000, लेकिन 5,000 जो है वो प्रीवियस ईयर की है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी दी तो हमारा खर्चा हो गया ना, तो हम सैलरी लिखेंगे 68,000 और उसके बाद पिछले साल की जो 5,000 सैलरी है उसको हम माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 63,000। लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, अब इस साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितनी, 3,000 रुपये, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आया 66,000 रुपये। क्लियर हुआ बच्चों। इस तरह से हम आगे क्या करेंगे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर। ये सारे खर्चे हैं रिवेन्यू के, रिवेन्यू वाले खर्चे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, परचेज ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग 31,000, हमने बुक्स परचेज करी, जिसमें जो 31,000 था वो पीरियडिकली इंक्लूड था, तो अब हमें उसे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो हमने माइनस किया तो कितना आया, 9,000 रुपीज़ आया। क्लियर। अब पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन 6,000 रुपीज़ है, वो हमने वैसा का वैसा लिख दिया। नेक्स्ट रेंट है, कितना है रेंट, 15,000 रुपये लिख दिया। क्लियर। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये लिख दिया, देखिए। और लास्ट क्या है, डोनेशन, रिसीव्ड, डोनेशन मिला है 25,000 रुपये, यहाँ पर 25 लिख दिया। इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, इधर का ज़्यादा है उसमें से माइनस कर दिया, तो क्या आया, सरप्लस आया, एक्सेस द इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्लियर। इस तरह से ये सरप्लस आ गया। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर इन्होंने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है। क्या है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीप्ट लिखी है, एक साइड पेमेंट लिखे हैं। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री है। अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले क्या होता है ना, अभी तो एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं आप, जब आप और क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस में अधिकतर एडजस्टमेंट छूट जाते हैं, जिसके कारण हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ पाता। सबसे पहला क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। कहाँ है फॉर्मेट, ये रहा, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम। बच्चों मेरा पहले से लिखने का मकसद ये होता है कि ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप चीज़ों को जल्दी से समझ सकें।
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ मेरी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़े आइए। It was decided the treat 50% amount received the legacy and donation are income। मतलब जो लेगेसी और डोनेशन से जो इनकम हुई है उनको 50% अमाउंट ही मिला है। तो यहाँ लेगेसी कहाँ है, ये रहा, इस पर हमने टिक कर दिया। और डोनेशन कहाँ है, इसको हमने टिक कर दिया, ताकि हमें याद रहे कि इसका हमें एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लाइबिलिटी टू पेड प्रोवाइड फॉर रेंट 800। अब रेंट कहाँ है, इस पे टिक कर दिया। अभी हम कुछ और नहीं कर रहे, बस हम देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट किस किस क्या करना है। ठीक है, उसके बाद सैलरी पे टिक कर दिया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट पे टिक कर दिया। इससे क्या होगा बच्चों, आप पता चला आपने पूरी एंट्री कर दी और आप एडजस्टमेंट करना ही भूल गए, आपका आंसर गलत आ रहा है, फिर आप देखोगे अरे ये एडजस्टमेंट था, हमने तो देखा ही नहीं। तो हमें सबसे पहले एडजस्टमेंट देखना है और फिर टिक करना है कि हमें किन किन चीज़ों में एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट क्या है, 2000 ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज नॉट एक्योर्ड रिसीव्ड। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, इसका भी एडजस्टमेंट है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे अब हम इसे, देखिए सबसे पहले हम रेंट का करेंगे, एक्सपेंडिचर को कर लेते हैं, क्योंकि लाइन से या तो आप एक्सपेंडिचर साइड कर सकते हैं या आप इनकम साइड कर सकते हैं। सपोज हमने एक्सपेंडिचर लिया, तो अब देखिए रेंट कितना है, 4000 रुपये है, इसमें 800 रुपये लाइबिलिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर आर, मतलब ये हमें और मिलने हैं। तो हम क्या करेंगे, 800 रुपये इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4800 रुपये। इसे हम अमाउंट सेक्शन में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है, सैलरी है, ठीक है ना, सैलरी का एडजस्टमेंट है। तो सैलरी कितनी है हमारी, 10,400, 1200 रुपये प्लस कर दिए। ठीक है ना बच्चों, 1200 रुपये हमें इसे प्लस करना है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया है, देखिए 1100 रुपये दिया है, इसमें हमें 200 रुपये प्लस करना है। तो यहाँ पर हम 1100 में 200 रुपये प्लस कर देंगे। क्लियर हुआ ना, तो कितना हो गया, 1300 रुपये। इसी तरह से जो बाकी बचे हुए हैं, क्या क्या बचे हुए हैं, चैरिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, ये सारी चीज़ें हम कहाँ लिख देंगे, खर्चों में लिख देंगे, और साथ में इंश्योरेंस। तो ये सब क्या है, रेवेन्यू नेचर के हैं ना, एक्सपेंडिचर जो हैं ये रेवेन्यू नेचर के हैं, इसलिए इन्हें हम सब एक्सपेंडिचर में एंट्री कर देंगे। अब हम आ जाएंगे इनकम की तरफ। अब क्या लिखा है, डोनेशन और लेगेसीज, इनको 50% ही लिखना है। तो डोनेशन कितना दिया हुआ है, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड को हमें नहीं लिखना है। हमने हमारे जो पॉइंट पढ़े हैं ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमें इन चीज़ों को नहीं लिखना है। डोनेशन कितना है, 32,000 है। अब हमें पूरा नहीं लिखना है, डोनेशन हमें आधा लिखना है, तो हमने आधा लिख दिया। उसके बाद लेगेसीज कितनी है, 24,000 है। तो अब हमें इनको कितनी लिखी हमने, 12,000 लिख दी। सब्सक्रिप्शन कितना है, 50,200, इसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। देखिए ओके, क्लियर हो रहा है ना बच्चों। अब इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 3800 है, और 2000 रुपये इसमें ड्यू हैं जो अभी तक मिले नहीं हैं पर मिलेंगे, तो इसको हमने प्लस कर दिया। तो कितना हो गया, 5800। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये दिया हुआ है, कितना दिया है, 800 रुपये, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500 रुपये। इसकी भी एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे। अब हम इधर का प्लस करेंगे, इधर का प्लस करेंगे, यहाँ पर सरप्लस आ गया 1500 रुपये, दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर आपको मेन एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है बच्चों। यदि एडजस्टमेंट छूट जाएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उन्हें ऊपर क्वेश्चन में देखिए, टिक लगाइए, ताकि आप जब सॉल्व करें तो आपसे एडजस्टमेंट छूटे नहीं बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद अब हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चों तैयार रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।